आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि आज हम लोग यह समझेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर किस प्रकार का है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि द एक्सप्लेन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस ढंग से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग यह भी समझ पाएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपस में डिपेंडेंसी किस प्रकार से है, आपस में दोनों एक दूसरे पर निर्भर किस ढंग से हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अंतर लिखने से पहले एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी दो विषय वस्तु के बीच में अंतर बता रहे हों तो आप एक लाइन जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप किन दो विषय वस्तुओं में अंतर बताने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखा क्या है, पहले हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पढ़ेंगे, फिर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अंग्रेजी से मैंने क्या मेंशन किया, द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्लियर है ना। अब यहाँ पर दूसरी बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग दो विषय वस्तु में अंतर कर रहे हैं तो हम लोगों को अंतर तालिका बना लेना चाहिए। इससे स्पेसिफाइड होकर के हम लोग बेसिस को ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं या फिर आधार को ध्यान में रख सकते हैं, और उसी के आधार पर अगर हम अंतर बताएं तो हमारा अंक कटने की संभावना समाप्त हो जाती है और हम एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पेज के बीचों बीच में एक डिफरेंट शेड्यूल बना लिया है, इस प्रकार से समझ लीजिए। यानी कि हमने वर्टिकल लाइन खींच लिया, ठीक है, और हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, ठीक है ना। मैंने यानी कि रो भी बना दिया, ये देखिए रो, और दूसरा मैंने कॉलम। तो इस ढंग से आपको भी काम करना है एग्जामिनेशन में, जब आपको कोई दो विषय वस्तु में अंतर बतलाना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि एक साइड में हम लोग चूंकि इस प्रकार से कर चुके हैं तो एक साइड में हम लोग मेंशन कर देते हैं किसी एक विषय वस्तु को और दूसरे साइड में दूसरी विषय वस्तु को। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे साइड में मैंने लिख दिया है इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग अंतर बताते हैं। यहाँ पर अंतर समझने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैंने बेसिस क्या लिया है, तो व्यष्टि का अर्थ मैंने इधर बताया है और इधर मैंने समष्टि का अर्थ बताया है, यानी कि अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर किया जा रहा है। फिर जो है सेकेंड पॉइंट में मैंने कैसे मेंशन किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन चीजों का स्टडी किया जाता है या फिर इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, उन चीजों के बारे में मैंने बात किया है। दूसरी तरफ मैंने यह बताया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भी हमने अंतर किया है दोनों में, यानी कि आधार आपने जो इधर लिया है वही आधार आपको इधर लेकर के काम करना चाहिए। ठीक है, इससे क्लैरिटी ज्यादा आता है कि दोनों में अंतर क्या है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए मैंने पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा या फिर सूक्ष्म। ठीक है, व्यष्टि का अर्थ क्या है, छोटा या फिर सूक्ष्म, और समष्टि का अर्थ होता है बड़ा या फिर व्यापक। क्लियर है ना। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये देखते हैं स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल का स्टडी करते हैं, इसलिए हम लोग ने लिखा कि माइक्रो मीन्स क्या, स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो मीन्स क्या, मैक्रो मीन्स लार्ज। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज, ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा सेकेंड पॉइंट में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग इत्यादि। यानी कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है, सच एज इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इन सब का स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में करते हैं। यानी कि जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स होगा या फिर जो भी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होगा वो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरी तरफ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसका भाई, समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, मुद्रा की पूर्ति,
रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर और व्यापार चक्र इत्यादि, इन सब का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। यानी कि जब पूरे देश की बात हो, पूरे देश में कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है और किस तरह से उसका समाधान किया जाना चाहिए, ये सब सारा अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ करते हैं। लेकिन जब हमें किसी एक उपभोक्ता यानी कि एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर यानी कि एक उत्पादक, इन सब का अध्ययन करना होता है तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को मैंने यहाँ पर स्पेशली नोट किया है कि एग्रीगेट यूनिट्स आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? एग्रीगेट यूनिट्स के या फिर टोटल इकाइयों का, कुल इकाइयों का, या फिर कह सकते हैं व्यक्तिगत इकाइयों को कुल रूप में जो है हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। क्लियर है? जैसे कि मैंने लिखा है नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, या फिर आप इसे नेशनल आउटपुट भी बोल सकते हैं, मनी सप्लाई, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, और जनरल प्राइस लेवल यानी कि सामान्य मूल्य तल या फिर सामान्य मूल्य स्तर, और इसके अलावे हम कह सकते हैं बिजनेस साइकिल यानी कि व्यापार चक्र। तो इन सब का स्टडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के साइड में करते हैं, और जो इंडिविजुअल यूनिट्स होता है इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट स्टडी कहाँ होगा, एग्रीगेट यूनिट्स का स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और जो इंडिविजुअल यूनिट्स होगा उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। क्लियर है ना? अब चलिए हम लोग इधर जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। हमने तीसरे पॉइंट में क्या मेंशन किया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। यानी कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर स्टडीड विच डू नॉट अफेक्ट द होल इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ना हम लोग इंडिविजुअल इकोनॉमी यानी कि समझ लीजिए तो इकोनॉमी का इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक देश है और इस देश में करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम सिर्फ एक किसी पर्सन के बारे में, या फिर एक वो कंज्यूमर हो या फिर एक वो प्रोड्यूसर हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी यहाँ पर एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाला ये पर्सन है उसके बारे में हम अगर स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल का स्टडी कर रहे हैं कि वह एक पर्सन जो है पूरे एक देश में तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम सिर्फ एक कंज्यूमर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल कहलाएगा या फिर इंडिविजुअल यूनिट्स कहलाएगा। अब समझिए स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल का जो प्रभाव है पूरी अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम जो है वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं, किसके भाई? ग्लेशियर पेन का। अब ग्लेशियर पेन को हम आज के समय में 2 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, और कल रह करके जो है कोई नई कंपनी आई तो मेरा मन किया भाई इस कंपनी का अब देखा जाए आजमाइश करके, क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक इसको यूज किया, अब ठीक नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं। तो अगर हम उधर जो है दूसरी वस्तुओं का डिमांड करने लगे, दूसरी कंपनी के कलम को परचेज करने लगे, लेकिन हमने ग्लेशियर पेन का डिमांड जो है घटा दिया, फिर इसको शून्य कर दिया डिमांड, तो क्या अब ग्लेशियर कंपनी बंद हो जाएगी? क्या ये ठप हो जाएगा इसका मार्केट? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो हैं पूरी दुनिया में जहां जहां इसका यानी कि कह सकते हैं पेन सेल होता होगा, जहां तक कि इसके कंज्यूमर होते होंगे, उनमें से एक कंज्यूमर केवल हम हैं, और हमारे जैसे करोड़ों कंज्यूमर इसके हो सकते हैं। तो वो सभी लोग तो डिमांड कर रहे हैं ना, केवल हमने डिमांड कम किया है, इस वजह से ये ग्लेशियर पेन तब भी चलेगा, अब भी चलेगा, और एक किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के नकार देने से या फिर डिमांड घटा देने से या फिर डिमांड शून्य कर देने से ये कंपनी बंद होने वाली नहीं होती है। तो इस ढंग से हम लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ क्या स्टडी किया भाई, हमने यहाँ पर स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल का स्टडी किया, और वो हमारा कहाँ होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। क्लियर है? और ये स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल इंटायर इकोनॉमी या फिर होल इकोनॉमी को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाया, प्रभावित नहीं कर पाया। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं। किसका? व्यापक या फिर बड़े आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं, और इन चरों का प्रभाव इतना ही अधिक होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसका मतलब समझ लीजिए,
जैसे मैंने अंग्रेजी में पहले मेंशन किया, इसको पढ़ लेते हैं। मैंने क्या लिखा है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर स्टडीड, है ना, कहां पर भाई, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल आर स्टडीड। बहुत बड़े जो आर्थिक चर होंगे, मान लीजिए कि जैसे कि कह सकते हैं नेशनल आउटपुट की बात कर लें, पूरे देश में ही सोचिए अगर उत्पादन का स्तर ठप हो जाए, यानी कि उत्पादन पूरे देश में ही घटा करके जो है वो कम कर दिया जाए, क्या क्या प्रभाव होगा, समझ में आ रहा है। तो हम अगर पूरी अर्थव्यवस्था में, इधर ध्यान रख करके काम कीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या हम पूरी अर्थव्यवस्था में ही जो है उत्पादन क्या कर दिए, कम कर दिए, हो सकता है या फिर किन्हीं कारण से कम हो गया, क्या क्या हो सकता है। क्योंकि उत्पादन कम हुआ है तो पक्का है यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कम लगाए गए होंगे, लोगों का यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हुआ, और एम्प्लॉयमेंट कम होने से लोगों की आमदनी कम हुई, और आमदनी कम होने से लोगों का डिमांड कम हुआ, यानी कि बहुत सारी चीजों पर अफेक्ट होना शुरू हो गया। आप एग्जांपल लीजिए ना मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को समझने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को समझने के लिए हम लोग एक सही और सटीक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब देश के अंदर में जो है कोरोना का लहर आया था, ठीक है, तो उस समय हुआ क्या, सरकार ने लॉकडाउन का घोषणा कर दिया। सरकार ने ये आह्वान किया लोगों से कि आप जहां पर है वहीं पर सेफ रहिए, आप देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स हैं, मानवीय संसाधन है, अगर आपका हेल्थ खराब हुआ या फिर आप जो है वो समझ लीजिए मृत्यु को प्राप्त कर गए, तो वहां पर फिर बहुत बड़ी कठिनाई होगी पूरे देश के लिए। तो आप देश का मानवीय संसाधन, आपको सुरक्षित रहना है, आप ही तो देश की तरक्की कर सकते हैं, दूसरे देशों की तुलना में अपने देश का विकास अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर, टीचर, नर्स, वकील, होटल चलाने वाले व्यक्ति, ड्राइवर, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि देश को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं, भले ही वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में दूसरे अन्य व्यक्तियों की भी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। और इस वजह से अगर सेफ नहीं रहोगे तो फिर देश का क्या होगा, देश को कौन संभालेगा, है ना। तो उसी ढंग से यहाँ पर बात है कि सरकार ने तो लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को सेफ रखना था गवर्नमेंट को, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उत्पादन का स्तर कम हो गया। सरकार ने कहा आप जहीं हैं वहीं पर रहिए, तो लोगों ने यानी कि काम पर जाना छोड़ दिया, समझ लीजिए। तो काम पर क्यों जाए भाई, क्योंकि फैक्ट्री ही नहीं चल रहा है ना, काम ही नहीं हो रहे हैं वहां पर, तो उत्पादन का स्तर कम हो गया। उत्पादन का स्तर कम होने से क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों की यानी कि अपॉर्चुनिटी चली गई काम करने का, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल घट गया। एम्प्लॉयमेंट घटने से वापिस इनकम कम हो गया, और इनकम घटने से लोगों की डिमांड कम हो गई। तो इस प्रकार के एक बड़ा जो है वो इफेक्ट देखा जा रहा था इकोनॉमी के ऊपर में लॉकडाउन के टाइम में। तो क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल था। बात समझ पाए। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल या फिर लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल का जो स्टडी है, इसका स्टडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, और ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इसी बात को मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए आगे मैंने क्या लिखा है चौथे पॉइंट में। हमने लिखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग मूल्य सिद्धांत या फिर कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ये इसका वैकल्पिक नाम है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या हो गया, कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत, पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या जानते हैं, आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी बात को हमने यहाँ पर अंग्रेजी से मेंशन कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी कहते हैं। और इसी बात को हम लोग जो है आगे आने वाले वीडियोज लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट करेंगे मार्केट वाले चैप्टर के अंदर, कि भाई क्यों दिया गया था नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स को, क्या, प्राइस थ्योरी। तो इस चीज का जो है वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तब कर पाएंगे जब बाजार वाले जो है हम लोग कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए मैक्रो के साइड में, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये अल्टरनेटिव नाम है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अल्टरनेटिव नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो लेक्चर को समझने के बाद पहले जो 3 वीडियोज आपने देखे हैं उन सभी को रिलेट करके आप अच्छे से समझ पाए होंगे
कि दोनों के बीच में यानी कि व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर किस ढंग से लिखा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न 3 अंक का पूछा जाता है तो कम से कम आप 3 पॉइंट जरूर मेंशन करिए। आपको अगर जो है 2 नंबर में पूछा जाता है तो कम से कम आप 2 पॉइंट जरूर लिखा कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स के अंदर आपको डिफाइन करवा दिया। आपको मैंने ये भी बता दिया कि इनके सब्जेक्ट मैटर जो है इनकी क्या क्या स्टडी करता है, अध्ययन क्षेत्र क्या है, अर्थ भी क्या है, ये भी मैंने समझा दिया। तो इन सारी चीजों को जो है कंटेंट में आपको शामिल करना चाहिए, आंसर राइटिंग में शामिल करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।